हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेक्टर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर वेव्स को। इस वीडियो में हम वेव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड उसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर है हमारे पास वेव, चैप्टर नंबर है। तो वेव होता क्या है, सबसे पहले हम वेव की डेफिनेशन देखेंगे। वेव किसी भी मीडियम में एक डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस होने की वजह से वेव क्या करता है, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफर करता है। इसको हम वेव्स कहते हैं। मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम क्या होता है, मीडियम डिफरेंट टाइप्स के मीडियम होते हैं। जैसे कि वाटर एक मीडियम हो गया, एयर एक टाइप की मीडियम हो गई, तो इसको हम मीडियम कहते हैं। और हम वेव को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मोड होता है, लेकिन विदाउट मैटर ट्रांसफर। मैटर को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो पहुंचाते हैं उसको हम वेव्स कहते हैं। व्यूअर्स, वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेव्स एग्जांपल्स। ये जो दुनिया है, दुनिया वेव्स से भरी पड़ी हुई है। तो उन चंद वेव्स को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेन ड्रॉप की। जो रेन ड्रॉप है, अगर किसी भी पानी में रेन ड्रॉप गिरता है तो उस पानी के जो मीडियम होता है वो डिस्टर्बेंस में आ जाता है। जब वो डिस्टर्बेंस में आता है तो क्या होता है, जो एनर्जी है वो सोर्स से आगे मूव करना शुरू करती है। तो ये तो हो गया रेन। जरूरी नहीं है कि रेन ड्रॉप हो, कोई भी स्टोन हो सकता है, कोई पीबल हो सकता है, तो वो भी पानी के मीडियम को डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा पानी में। और एक म्यूजिशियंस की बात करें तो म्यूजिशियंस क्या करता है, किसी गिटार को प्लेक्स करता है तो उस गिटार में से वेरियस टाइप्स के साउंड जनरेट होते हैं जो हमारे कानों तक पहुंचते हैं और इंसान को लुत्फानंदोज करते हैं। ये भी एक वेव्स के टाइप है। और इसी तरीके से अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन में से सुपरसोनिक स्पीड से वेव शॉक ऑफ वेव्स जनरेट होते हैं। ये दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ वेव्स। ये व्यूअर्स, हमने ये यहाँ पर हमें वेव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे वेव्स के टाइप्स को, कि वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो याद रखिए कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव के तीन टाइप्स होते हैं। उनमें से हम यहाँ पर मैंने लिख दिए कि मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो थर्ड टाइप होता है वेव्स का, वो होता है यहाँ पर मेटा वेव्स। मेटा वेव्स को हम डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं, बिकॉज मेटा वेव्स को सबसे पहले डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो इसलिए इस मेटा वेव्स को हम डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं। ये जो मेटा वेव्स होता है, ये होता है क्या, दरअसल जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो बिहेव करते हैं एज लाइक ए वेव, उसको हम मेटा वेव्स कहते हैं। जैसे कि सच एज इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एटम्स हो गए एंड मॉलिक्यूल्स हो गए, दीज आर ऑल मेटा वेव्स। तो बस ये हो गए मेटा वेव्स। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं। दरअसल ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इन्हें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता प्रोपिगेशन के लिए या फिर ट्रांसफर होने के लिए। these are known as electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स की बात करें तो एक्स-रे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स एंड गामा रेज आल्सो इज एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव को। तो नाउ कम्स टू द मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव होते हैं, उन वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफर होने के लिए। दीज आर नोन एज मैकेनिकल वेव। जैसे कि साउंड वेव्स इज अ मैकेनिकल वेव एंड स्ट्रिंग वेव इज आल्सो मैकेनिकल वेव। फर्दर हम अगर मैकेनिकल वेव की कैटेगरीज की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो ट्रांसवर्स वेव है, सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। कि इस ट्रांसवर्स वेव की हम एग्जांपल की बात करें तो देखें, हमारे पास दो पर्सन है जो कि उसके बीच में एक रूप्स को होल्ड करके रखा हुआ है। दो पर्सन है, सडनली इनमें से ये वाला बंदा क्या कर रहा है कि इस रूप्स को सडनली अपवर्ड जर्क लगाता है इस साइड। ठीक, अपवर्ड जर्क लगाता है तो उसमें क्या होगा कि जो स्ट्रेट ट्यूब है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यानी कि उसमें से कुछ हम्स बनना शुरू हो जाएंगे और इन्हें जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक मूव होना शुरू करेगी दूसरे तक। तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स जो होते हैं वो अक्रॉस मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। जहां प्रोपिगेशन होगी वहां अक्रॉस पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे, इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं।
और हम ट्रांसवर्स वेव को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव एंड इन विच द पार्टिकल्स मूव्स परपेंडिकुलरली ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस, दैट्स नोन एज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल्स होते हैं वाटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव वेव होती है, प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव में कह सकते हैं। उनमें से क्या होगा कि यहाँ पर सोर्स है, मतलब कि किसी भी एनर्जी ट्रांसफर होती है कि सोर्स से आगे, यहाँ पर ये एक सोर्स है, तो यहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस पैदा हुई तो यहाँ पर एनर्जी ए पॉइंट से इस बंदे तक शुरू होना स्टार्ट होना शुरू होगा, यानी कि एक पॉइंट से बी पॉइंट तक इजीली जा सकती है, तो इसको हम ट्रांसफर वेव कहते हैं। तो बस उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में और ट्रांसवर्स वेव में इतना फर्क होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल ऑफ एंटी पैरेलल मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जबकि ट्रांसवर्स वेव में हमने देखा कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। और इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो है साउंड वेव। साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड स्प्रिंग वेव इज आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम यहाँ पर फिगराइज करते हैं कि देखो यहाँ पर पार्टिकल्स दिए गए हैं जो कि पैरेलल मूव करते हैं कुछ इस तरीके से, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें भी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफर होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर इस फिगर में हमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज नजर आ रहे हैं, और जहां पर जबकि पार्टिकल्स हमें फर्दर अबाउट नजर आ रहे हैं। जहां पर पार्टिकल्स क्लोज है उसे हम कंप्रेशन वेव कहते हैं, और जहां पर पार्टिकल्स फर्दर अपार है हम उसको रेयरफिकेशन कहते हैं। इट मींस दो पैरामीटर्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के, एक रेयरफिकेशन और दूसरा कंप्रेशन। तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। हमारे पास टाइटल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव को हम फिगराइज करते हैं यहाँ पर कि ये जो आपको डार्टेड लाइंस नजर आ रहे हैं हम इसको कहते हैं मीन पोजीशन, या फिर हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इस मीन पोजीशन के जो ऊपर वाला ऐसा होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज थ्रस्ट। द अपर पार्ट ऑफ मीन पोजीशंस दैट्स नोन एज थ्रस्ट, एंड आल्सो ये जो लोअर पार्ट है ऑफ द मीन पोजीशन दैट्स नोन एज ट्रफ। और एंड लेम्डा की बात करें तो लेम्डा एक टाइप का डिस्टेंस होता है किसी भी टू सेम फेजेस में, कंसेक्टिव फेज में, तो हम इसको लेम्डा कहते हैं, और लेम्डा को सॉरी इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ को दरअसल लेम्डा से डिनोटेट और एक्सप्रेस करते हैं, और इसका यूनिट होता है मीटर। और उसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दरअसल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ द मेन पोजीशंस दैट्स नोन एज एम्पलीट्यूड। ये यहाँ से यहाँ तक ये एक सीधा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड को हम एच नॉट से डिनोटेट करते हैं, एंड इसका यूनिट आल्सो मीटर होगा क्योंकि ये एक इस टाइप का था डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका यूनिट भी मीटर होगा। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड्स, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिनोटेट करते हैं म्यू से, और इसके यूनिट्स होते हैं पर सेकंड, हर्ट्ज एंड पर सेकंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव को हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। रिसेंटली हमने इसकी थोड़ा सा बात की, प्रोग्रेसिव वेव आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स वेव। इसको कैलकुलेट करने के दो फार्मूलेज हैं हमारे पास, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और दूसरा हमारे पास v इज इक्वल्स टू n ओवर t मल्टीप्लाई विद वेवलेंथ। यहाँ पर ये जो v है ये स्पीड ऑफ वेव है, एंड f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से भी एक्सप्रेस करते हैं, और ये वेवलेंथ है जो कि डिनोटेड बाय लैम्डा से किया जाता है। इस स्पीड ऑफ वेव को एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ वेव्स में। यहाँ पर ये जो n है ये नंबर ऑफ वेव्स हैं। ये कहाँ से है, हमने ऊपर देखा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर टाइम और पर सेकंड दैट्स नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम रिप्लेस करके इसकी जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वेव्स में। और जो फ्रीक्वेंसी होती है ये रेसिप्रोकल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एंड दैट्स टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो होता है वो इनवर्स होता है। अगर फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो टाइम क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज होगा, बिकॉज ड्यू टू बोथ हैव इनवर्स रिलेशंस। ओके, तो व्यूअर्स ये हो गए वेव की बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि वेव्स की क्या मेन पॉइंट्स होते हैं मीडियम के हवाले से। तो अगर हम मीडियम को चेंज करें
तो फ्रीक्वेंसी पर उसका कोई भी असर नहीं होगा, इट मीन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर किसी भी मीडियम को हम चेंज कर दें तो उसमें फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट मीन्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा इन केस ऑफ इफ द वी कांट चेंज, इफ वी नॉट चेंज मीडियम। ओके, अगर हम मीडियम को चेंज नहीं करते, मीडियम को सेम रहने देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि स्पीड हमारे पास सेम रहेगी एंड जो लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन हो जाएगा वो इनवर्स हो जाएगा। ओके, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द फ्रीक्वेंसी वी नॉट चेंज द मीडियम। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम पिच भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड, कि साउंड की क्या स्पीड होती है। हमारे पास मैटर की जो स्टेट्स होते हैं वो 3 स्टेट्स होते हैं। इन 3 स्टेट्स में स्पीड की, साउंड का स्पीड क्या होता है, दरअसल याद रखिएगा, हवा में एट 0 सेंटीग्रेड पर स्पीड, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ साउंड की स्पीड क्या होता है 332 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 2 साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने जिसने कैलकुलेट किया स्पीड ऑफ साउंड को। सबसे पहले हम बात करते हैं अज्यूमशन, न्यूटन्स अज्यूमशन की, एंड उसके बाद हम बात करेंगे लैप्लास करेक्शन की। तो कम्स टू द न्यूटन्स अज्यूमशन, न्यूटन्स ने क्या किया कि आइसोथर्म प्रोसेस किया टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। आइसोलेट का मतलब होता है इसमें जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर रिमेन सेम। अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ की स्टेटमेंट भी यही है कि टेम्परेचर को अगर हम सेम रहें तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्स हो जाएगा। तो इसीलिए न्यूटन्स अज्यूमशन फॉलो कर रहा है बॉयस लॉ को, ये भी एमसीक्यू है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जो यहाँ पर ई है ये इलास्टिक मॉड्यूलस है, इलास्टिक मॉड्यूलस बराबर हो जाएगा प्रेशर के। ओके, वैल्यू ऑफ न्यूटन्स वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड आया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स अज्यूमशन के मुताबिक। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 60% एरर थी, इट मींस ये रॉन्ग हो गया। आगे चल के एक और साइंटिस्ट ने इसको गलत करार दे दिया, जो लैप्लास करेक्शन थी। इसका फार्मूला इस तरीके से बनेगा कि स्पीड ऑफ साउंड अंडर रूट प्रेशर ओवर डेंसिटी, ये यहाँ पर ये जो है वो सिग्मा, ये डेंसिटी को डिनोटेट करता है, एक्सप्रेस करता है। ओके व्यूअर्स, तो उसके बाद हम बात करते हैं लैप्लास करेक्शन की। लैप्लास करेक्शन ने क्या किया कि आइसोथर्म प्रोसेस को इसने नहीं लिया, बल्कि इसने एडियाबैटिक प्रोसेस को लिया। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये कि इसमें ना हीट इंटर होगी और ना ही इसमें हीट लॉस होगी, तो इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लैप्लास करेक्शन के मुताबिक जो पीवी गेमा कांस्टेंट के बराबर आ गई। ओके, ये लैप्लास की इक्वेशन भी हम कह सकते हैं इसको। लैप्लास करेक्शन का जो वैल्यू आया अप्रोक्सीमेटली 333 मीटर पर सेकंड आया, जो very closest at 0 centigrade of the experimental value of the speed of sound के। okay? मतलब इसमें जो एरर था 0.03 से भी बहुत कम एरर था, तो बहुत वैलिड है ये स्पीड ऑफ साउंड के लिए लैप्लास करेक्शन। एंड इसका फार्मूला ये है कि वी स्पीड ऑफ साउंड बराबर अंडर रूट गेमा प्रेशर ओवर डेंसिटी। यहाँ पर ये जो गेमा है, ये गेमा यहाँ पर कांस्टेंट है। गेमा के डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज भी होते हैं, जैसे कि मोनो एटॉमिक के लिए हम बात करें गेमा की वैल्यू की, तो गेमा का वैल्यू होता है 1.67। इसी तरह डायटोमिक में 1.4 होता है एंड पॉलीएटॉमिक में 1.29 होता है इसका वैल्यू। स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड होता है वो इनर्शिया एंड कंप्रेसिबिलिटी पर डिपेंडेंट होता है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि अफेक्ट्स होते हैं। अफेक्ट्स होते हैं स्पीड, साउंड स्पीड पर, तो कौन से इफेक्ट्स होते हैं वो जो साउंड की स्पीड पर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर जो है, प्रेशर पर स्पीड ऑफ साउंड डजंट डिपेंड नहीं करता। चाहे प्रेशर को हम इंक्रीज करें या फिर प्रेशर को हम डिक्रीज करें, तो स्पीड ऑफ साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, उसके बाद टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो स्पीड ऑफ साउंड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी।
तो इसीलिए क्या होगा कि होटल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, होटल ऑब्जेक्ट में स्पीड ऑफ साउंड फास्टर होगी एज कंपेयर टू कोल्डर बॉडी से। ओके, वी कैन से दैट स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंड लास्ट वी हैव डेंसिटी। Here the speed of sound greater in moisture air, क्योंकि moisture air में density कुछ ज्यादा हो जाएगी and as compared to dry air. So speed of sound मोस्टली क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है विंटर सीजन में वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होती है, एयर जो होता है वो मॉइस्चराइजर बन जाती है, इसलिए स्पीड साउंड की बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू समर में। तो ये हो गया, ये हो गए अफेक्ट्स जो कि साउंड स्पीड की साउंड की स्पीड पर अफेक्ट कर रहे थे। सर देन उसके बाद हमारे पास है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। भाई ये क्या होता है, हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेव्स हैं जो कि सेम रीजन से पास करके जा रही है एट सेम टाइम पर। ओके, तो उसमें क्या होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटरलीक करेगा तो इक्वल टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसके हर एक इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम जो है वो इक्वल आए तो उसको हम सुपर पोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। सुपर पोजिशन वेव के जो बेस्ट टॉपिक है, बेस्ट पैरामीटर है, एग्जांपल भी कह सकते हैं हम, वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। रिवर्स इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन सेम हो उसे हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं। इसको हम देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव वेव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव वेव। तो देखो जब क्रस्ट पर फॉल करता है या फिर ट्रफ पर फॉल करे तो हम इसको कहेंगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई हमारे पास। इट मीन्स अगर हमारे पास ये एक क्रस्ट है, अगर क्रस्ट पर फॉल करेगी तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर क्रस्ट फॉल करे ट्रफ पर या फिर ट्रफ फॉल करे क्रस्ट पर तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये 180 डिग्री पर होता है। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, साइलेंट जोन ऑफ साउंड बन जाता है, मतलब देयर इज नो साइलेंट साउंड, और इसमें एम्पलीट्यूड सेम रहता है कंस्ट्रक्टिव में। तो इन दोनों की पाथ डिफरेंस की बात करें तो उसको कैलकुलेट करने का यहाँ पर ये है कि एन मल्टीप्लाई विद लैम्डा। तो यहाँ पर ये जो एन है वो इंटीजर होल नंबर है, +1 ये 0 से स्टार्ट होगा अप टू सो ऑन, दिस इज अ इंटीजर होल नंबर। यहाँ पर रिवर्स एक्सेप्शन ये है कि अगर पाथ डिफरेंस ऑड में है, अगर पाथ डिफरेंस का वैल्यू हमें ऑड में मिले तो उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा। इट मींस 3 लैम्डा ओवर 2 ये ऑड वैल्यू है तो इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। और डिस्ट्रक्टिव को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये दरअसल ये जो यहाँ पर आपको एन नजर आ रहा है, ये यहाँ पर एन नहीं है, दरअसल एन है, जो एन है यहाँ पर वो इंटीजर होल नंबर्स है ये वाला, प्लस हाफ मल्टीप्लाई विद लैम्डा। ओके, ये हो गए टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव को। स्टेशनरी वेव में क्या होता है, व्हेन टू प्लेन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो एंड सेम स्पीड से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो उसको हम कहेंगे दिस इज अ स्टेशनरी वेव। देखो एक स्टेशनरी वेव, एक हम पानी की बात करें एक तालाब की, तो तालाब में स्टेशनरी वेव वो क्या होते हैं कि हम वो इस तरीके से मूव करके जा रहे हैं, अगर इनकी स्पीड भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो एंड इवन लैम्डा भी एम्पलीट्यूड भी सेम हो तो हम उसको कहते हैं दिस इज अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव इस तरीके से बनता है कि वो अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपको साइड में नजर आ रहे हैं ये वाला कॉर्नर में, इसको नोड्स कहते हैं, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ट्रफ का तो इसको हम एंटी नोड्स कहते हैं, ये भी एंटी नोड्स होगा। ओके, दिस इज एंटी नोड्स। तो ये बनते हैं स्टेशनरी वेव्स में। और नोड्स की अगर डिस्टेंस की बात करें तो लैम्डा बाय 2 होता है डिस्टेंस, एंड नोड एंटी नोड की डिस्टेंस की बात करें तो वो भी होता है लैम्डा बाय 2।
अगर कंस्ट्रक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड दोनों की बात करें तो वो होता है लैम्डा बाय 4 जे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो टेस्ट वगैरह में पूछे जाते हैं। मेन पॉइंट्स इसके इस टॉपिक की मेन पॉइंट्स ये हैं कि नोड्स, अगर नोड मूव नहीं करता तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम होता है, इट मींस वो 0 बनेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रेशर है, ये प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और एंटी नोड में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, एंड प्रेशर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मिनिमम बन जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये हमने इस चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस कर लिए, इसकी मेन पॉइंट्स को। तो जो हमारी इस चैप्टर में टॉपिक्स रह गई हैं वो हम अगले वीडियो में, अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।